Hello everyone. Today we will discuss 15th October questionnaire. So let's start. पहला क्वेश्चन है What are non-fungible tokens? How do they work? Also enumerate some of the benefits and risks associated with NFTs. सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है NFTs की, फिर उसकी वर्किंग प्रोसीजर बताना, फिर आपको एन्यूमरेट करना। एन्यूमरेट मतलब कि नंबर वाइज आप लिखिए बेनिफिट्स क्या है उसके और रिस्क क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूड कर देना कि एनएफटीज के बारे में आपको पॉजिटिव वे में कंक्लूड करना, बट विद सम प्रिकॉशंस। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन है, नॉन फंजिबल टोकन्स आर यूनिक कंपोनेंट ऑफ डाटा। ठीक है। तो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल लेजर एंड कैन बी सोल्ड एंड ट्रेडेड। जैसे फिजिकल मार्केट में होता है वैसे ही सब चीजें अगर डिजिटल मार्केट में हो तो उसको नॉन फंजिबल टोकन बोलेंगे। सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है। जैसे कोई पेंटिंग है, कोई ट्वीट है या कुछ भी, तो उसको हम मोनेटाइज करते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको यही चीज बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। द यूनिक डाटा रिप्रेजेंट अ डिजिटल फाइल, वीडियोस एक्सेट्रा, एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है। सो ये फैक्ट है। सेल ऑफ एनएफटीज रोज टू यूएस डॉलर 25 बिलियन इन 2021। तो कई लोग इसको बोल रहे हैं कि जैसे बिटकॉइन बबल बोलते थे ना, वैसे एनएफटी बबल भी बोल रहे हैं। ठीक है। अंडरलाइंग वैल्यू इसकी कम भी हो सकती है, मतलब कि बबल है, कभी फट सकता है। जैसे उसकी जो जैक डॉर्सी है, उसकी फर्स्ट ट्वीट कितनी महंगी बिकी। ठीक है। तो वैसे ही ये बबल ही एक तरह से, क्या पता कल को जैक डॉर्सी की ट्वीट 1 रुपए में भी ना बिके, तो एक तरह से बबल ही कह सकते हैं इसको। क्या पता उसकी कीमत बड़ी ज्यादा बढ़ जाए। तो ये सब चीजें आप देखोगे आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे एनएफटीज बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई आपको पता ही है, कब डिमांड सप्लाई यहाँ पे होगा। अगर डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड कम होगी तो रेट कम होएगा। बस ये चीजें देखो आप। अच्छा, हाउ डज एनएफटी वर्क? पहले सबसे पहले आर्टिस्ट क्रिएट्स प्रोडक्ट। ठीक है। आर्टिस्ट एट दिस मोमेंट आर्टिस्ट टेन कॉपीराइट एंड राइट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। फिर आर्टिस्ट ओपन क्रिप्टो वॉलेट, बाइस करेंसी टू पे मार्केट प्लेस लिस्ट, जहाँ पे उसने अपनी एनएफ नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी को पब्लिश करना, वहां पे ये करेगा। ठीक है। उसके बाद डिजिटल ऑब्जेक्ट मिंटेड होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होती है। फिर उसको एक असाइंड यूनिक डिजिटल टोकन, जब ये वैल्यू उसको हो जाएगी ना कि ये इसका एक यूनिक कोड है, तो उस तब उसको बोलेंगे एनएफटी, जब वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर यूनिक ना होगा, कई सारी एक ही चीज को अगर क्लेम करेंगे तो वो यूनिक नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। जैसे हम कहेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जब गोल हुआ था, तो ये उसकी एक पिक है। ठीक है। पर्सनलाइज, वो ये डिजिटल फॉर्मेट में, जेपीजी में। तो जब उसको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी तो वो एनएफटी बन जाएगा। ठीक है। उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है। ऐसे तो वो वाली सारी पिक्स कई सारी जगह रेप्लीकेट हुई होगी। ठीक है। पर जो एक पर्टिकुलर जिसपे रोनाल्डो ने खुद डिजिटल सिग्नेचर किया होगा कि यस ये मेरी वाली है, तो वो एनएफटी में काउंट होगी। ठीक है। और हिस्टोरिकल ओनरशिप डाटा अटैच्ड होगा उस पर। ठीक है। और फिर उसको लिस्ट कर देंगे मार्केट प्लेस में। फिर बायर जो होगा वो खरीदेगा उसको, ही विल बी ओनिंग द डिजिटल आर्ट। फिर बायर परचेजेस एनएफटी विद क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ नॉन टेंजिबल टोकन, सबसे पहले कि न्यू प्लेटफॉर्म है, तो न्यू न्यू प्लेटफॉर्म है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। फिर इट एनएफटी सपोर्ट आर्टिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मोनेटाइज देयर वेयर्स। ठीक है। तो अगर एनएफटी मतलब कि टेक्नोलॉजी डिजिटल वे में, ये एक तरह से अगर कोई डिजिटल आर्टिस्ट है तो उसको एक मौका देता है कि अपने आर्ट को आप मोनेटाइज करो, पैसे कमा सको उससे। ठीक है। फिर दूसरे कंप्लीट ओनरशिप, तो जो ओनर होगा उसको कंप्लीट ओनरशिप होगी, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू होगी, उसी को पता होगी। एक्सक्लूसिव ओनर राइट्स। ठीक है। फिर डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है उसके ऊपर। फिर उसके पास ऑप्शन होगा टू स्टोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, सेम सारा। अपॉर्चुनिटी टू मोनेटाइज, रॉयल्टीज भी आ सकती है अगर वो उस हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं कि जब भी ये सेल परचेज होगा तो हमें एक रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो हर हर में इसकी होगी 1% या 2%, वो सब में रॉयल्टीज होगी। ठीक है। अब रिस्क क्या है? रिस्क एट द मोमेंट तो मतलब कि ये थोड़ी सिक्योर टेक्नोलॉजी, बट एट द सेम टाइम जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिस्क है वो सब एनएफटी में भी इंक्लूडेड है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, रिस्क ऑफ कॉपिंग ऑफ डिजिटल एसेट्स, ग्रोइंग ऑफ फिशिंग लिंक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो माइनिंग पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टो माइनिंग पे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से खरीदी जाएंगी, तो उसके लिए आपको पता है बड़ी पावर इंटेंसिव वर्क है ये, तो उसके कारण ज्यादा बिजली यूज होगी,
तो आपको पता है बिजली में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर निकलता है, ठीक है, क्योंकि कोल बेस्ड होती है, उसका एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अदर चैलेंजेस इंक्लूड, ठीक है, कि लॉग इन क्रेडेंशियल अगर कोई भूल जाए तो उसकी एनएफटी वैल्यू हमेशा के लिए एनएफटी वो अपना एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन ऐसे ही करना, तो ये लाइन याद कर लो। बजट 2022-23 हैज प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्सेशन regime for virtual digital assets that include evolving manifestation of cryptocurrencies, codes and non-fungible tokens, ठीक है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ ली होगी, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो ये एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंसेस है, फिर क्यों पॉपुलर है, फ्रॉड प्रूफ वगैरह, डिजिटल स्क्वायर्स रिसोर्स जो होंगे वो वैल्यूएबल होंगे, फिर ये यूनिकनेस है, न्यू है, तो न्यू की आपको पता क्रेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड पोटेंशियल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को एक चीज क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। 3D प्रिंटिंग कई सारी चीजों में होती है, घर भी बना सकते हो आप, कोई सेल भी बना सकते हो, कोई ऑर्गन भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल हार्ट बनाया था, ठीक है। तो ये सब चीजें इनको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी, सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे आप देखते हो आपके घर में कोई टेबल बनता है, तो कारपेंटर्स लगते हैं, वो एक एक चीज को छीलते हैं, उसको लकड़ी को, उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। पर इसमें सब्ट्रैक्टिंग, इसमें एडिशन होता है, ठीक है। सब चीजें बनाई होती है, जैसे आपको देखो अगर रिसेंटली जो ये जम्मू में हमारा ब्रिज बन रहा है, ठीक है, अखनूर वाली साइड, तो वहां पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि कई सारे जो सीमेंट के ब्लॉक्स थे पहले पहले एक जगह बनते थे, पर वो अभी आउटसोर्स करते हैं, बाहर से आते हैं, सीधे वहां पे फिक्स होते हैं, ठीक है। वो एक तरह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का ही एक एग्जांपल है आपको, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आल्सो नोन एज 3D प्रिंटिंग, लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस करते हैं, एडिशन करके, नॉट ट्रेडिशनल में सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है। फिर ये याद कर लो, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी formulated the national strategy on additive manufacturing. The strategy aims to increase India's share in global AM additive manufacturing to 5% in the next 3 years, ठीक है। याद रहे तो बहुत अच्छा। बॉडी एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, सिंप्लीफाइड सप्लाई चेन्स, ठीक है, ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट है, फिर लेयर बाय लेयर करेंगे तो एक इंडिया का अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन गया इसमें, और एक अच्छी, हमने पहले ही एक रॉ मटेरियल को ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। और इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी काफी हेल्प होगी सक्सेसफुल होने में, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, many product designs in this additive manufacturing are freely available and individuals can purchase a 3D printer and start manufacturing and selling products, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कई लोग कहते हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज होंगी, कई लेबरर्स वगैरह के जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप स्किल इंडिया मिशन है, आप स्किल दो लेबरर्स को, बाकी काफी सारे इंजीनियर्स वगैरह को, जैसे ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए, वो न्यूअर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो काम आएंगे, ठीक है। और इट इज बाउंड टू ग्रो, इंडिया शुड अडेप्ट नॉट रिजेक्ट इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेस्टेज रिड्यूस होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आपको पता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि प्रिसाइज्ड है ये, ठीक है। ये रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट, ये इसके सब पॉइंट्स हैं। ईज ऑफ रीडिजाइनिंग, ठीक है, तो ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आप किसी कभी भी टाइम रीडिजाइन कर सकते हो इसको। अब पोटेंशियल क्या कहाँ कहाँ है इसकी, एरोस्पेस एंड डिफेंस में, अभी इंडिया इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट भी लगाए इसमें, एरोस्पेस और डिफेंस में, थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमोटिव सेक्टर इसका एक फ्रंट रनर है, जो इसको काफी सारा अडॉप्ट कर रहे हैं, काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे फोर्ड वगैरह, तो इसमें काफी सारे कदम उठा चुकी है, अभी कई सारे प्रोडक्ट्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे हैं ऑटोमोटिव के। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिमिलरली कई सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे हैं। हेल्थ केयर में आपको मैंने पहले बताया ही है, हार्ट बनाया गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से, कई सारे ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंक्स डाइज डालते हैं उसमें, जिससे वो बनते हैं, स्किन बना रहे हैं, ठीक है। 3D प्रिंटर्स आर एसेंशियल कोविड रिस्पॉन्स टू बिल्ड वेंटिलेटर पार्ट्स भी बनाए थे इससे, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हैं इससे। फिर कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में आपको पता होना चाहिए कि डिलेस क्यों होते हैं, मेनली डिजाइन एरर्स, इनकम्प्लीट डिजाइन, तो ये सब डिजाइन एरर्स वगैरह। अभी वो जो ट्विन टावर डिमोलिश किया इसी वजह से, तो अगर ये 3D प्रिंट किया होता तो उससे
डिजाइनिंग वगैरह बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रिसाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। कंक्लूजन कि ये रिवोल्यूशनरी साइंटिफिक इनोवेशन डिस्कवरी, ठीक है, तो ये आगे वाले टाइम में बढ़ती जाएगी। इंडिया शुड टेक द राइट स्टेप्स एंड शुड use its own engineers and all the laborers and its demographic dividend to utilize additive manufacturing to fulfill its self आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर डाटा याद रहता है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेम सेल थेरेपी and regenerative medicines are said to be the future of healthcare, ठीक है। Briefly describe what is stem cell therapy, its applications in healthcare and the challenges associated with it। तो आपको पता होना चाहिए स्टेम सेल थेरेपी, कुछ देर पहले इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब कि फिर से ग्रो करेंगे हम ऑर्गन, यहाँ कहीं कोई भी जीन या कुछ भी, और हाँ, आर साइड टू द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। अब हमने डिस्क्राइब करना है कि सेल थेरेपी क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या और चैलेंजेस क्या। इंट्रोडक्शन, regenerative material refer to a group of biomedical approaches to clinical therapies that may involve the process of repairing, replacing or regenerating the diseased or damaged human cells, ठीक है, या फिर टू स्टैब्लिश नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। वो ये स्टेम सेल थेरेपी किसी सेल लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है, जीन लेवल पे भी, टिश्यू लेवल पे भी, ऑर्गन लेवल पे भी, ठीक है, किसी चीज पे, ये सारे इसके लेवल्स आ गए, ठीक है। अब स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल जैसे एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एम्ब्रियो, ठीक है, तो कई सारे उनके डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब एक पर्टिकुलर सेल से बनते हैं। सबसे पहले जाइगोट होता है, ठीक है, फिर वो डिवाइड होता है, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह, काफी सारी ग्रोथ, ग्रोथ के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसके थ्रू फिर ये सारे में डिवीजन होता है, तो वो ही हो गया स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल किसी की ऑर्गन में डाल डाल दें तो वो उसी की शेप ले सकता है, उसी की करेक्टरिस्टिक फीचर्स ले सकता है। इस करके ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है हेल्थ सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इन फ्यूचर रीजनरेटिव एड ऑफर डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन क्यों है कि हम अभी मेडिसिन दे के हम किसी भी चीज को ठीक करते हैं, बट इससे क्या होगा कि सीधे सेल को ही हम चेंज कर देंगे। जैसे कि a team of scientists at Osaka University in Japan have carried out the first transplant using lab grown heart muscle cells। तो पहले हमें एस्पिरिन देनी पड़ती थी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या खून पतला करने के लिए, बट अगर सीधे न्यू हार्ट सेल ही, हार्ट की सेल्स ही बना दें, जो पुरानी जो क्लॉग्ड हुई हैं, ठीक है, हार्ट वही चेंज कर सकते हैं हम इससे। तो ये सब एक रिवोल्यूशनरी या डिसरप्टिव इनोवेशन है, ठीक है। फिर लार्ज स्केल जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट कैंसर, तो हमारी जो बॉडी होती है उसकी लिमिटेड वो होती है पोटेंशियल टू रीजनरेट। तो इस अगर हम स्टेम सेल थेरेपी लगाते हैं तो ये काफी जल्दी रीजनरेट करेगी और काफी जल्दी बंदा ठीक हो सकता है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम्स आर गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड बाय एन एजिंग पॉपुलेशन। आपको पता है कि अभी हमारी इंडिया की कितनी 8%, बाय 250 इट विल बी 20% हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन। जापान में काफी सारी ज्यादा है, उनके अराउंड 35% है मेरे ख्याल से, हाँ। So in such circumstances, elderly people may face serious health-related challenges. These include cancer, neurological and cardiovascular genetic disorder and host of other। इस स्टेम सेल थेरेपी से ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। रीजनरेटिव टेक्निक सच एज जीन थेरेपी, ये भी इससे पॉसिबल है। स्किड एक डिजीज है, उसको किया था इन्होंने कंट्रोल, और थैलेसेमिया ये भी आपको पता है ब्लड का डिसऑर्डर है, तो उसमें भी इन्होंने स्टेम सेल थेरेपी को यूज करके उसको बंदे को ठीक किया। स्टेम सेल्स एंड स्टेम सेल थेरेपी। A stem cell is a cell with unique ability to develop into any specialized cell type in the body। आपको बता दिया मैंने पहले, ठीक है। Recently in Mumbai, a baby boy was injected with 40 million stem cells and gradually the lungs began to repair। अच्छा, नेक्स्ट बेनिफिट्स एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल थेरेपी इन हेल्थ केयर। तो ये आपको मैंने बता ही दिया। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, पार्किंसंस डिजीज, अल्जीमर्स डिजीज, ठीक है, ये उसको थी मोहम्मद अली को, जिससे उसकी बॉडी हिलती रहती थी, कंट्रोल नहीं रहता अपनी मूवमेंट पे, ठीक है। Unlike organ transplantation, where donors are limited, stem cells can be extracted from embryos and in many cases, adult stem cells can be used which are abundant to treat patients। तो इसको बोलते हैं induced pluripotent cells, ठीक है। तो इसके लिए एडल्ट स्टेम सेल्स को, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ये नहीं बना सकते, इसलिए जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए। Many genetic diseases which are difficult to cure from traditional therapeutic treatment can be cured using stem cell therapy, ठीक है।
अ लार्ज नंबर ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज जो बच्चों को पैदा होने के साथ ही होती है, ठीक है, वो हम पहले ही ठीक कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी से, ठीक है। ट्रीटमेंट इवन बिफोर बर्थ। फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये इसमें क्या होता है कि अपने सेल्स ही अटैक करते हैं अपनी बॉडी पे, तो उसके कारण बोन्स से बोन्स टकराती है और काफी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्टेम सेल थेरेपी, पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, इसमें एक इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, कि अब वो जो अपनी इम्यून बॉडी है, बाहर के जो जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस आती है तो उससे अटैक करती है, उससे लड़ाई करती है, तभी हम ठीक हो पाते हैं, ठीक है। हमारी इनबिल्ट इनेट जो पैसिव इम्यूनिटी हमारी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जब हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें ये अपने जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है उस पर भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है कि स्टेम सेल जिसमें हम चाहते हैं फंक्शन करने वैसे नहीं है फंक्शन करें, ठीक है। फिर एथिकल इशू है एम्ब्रियोज, तो इसमें काफ़ी सारा इशू बना था कि एम्ब्रियोज आप एक लाइफ को मारते हो दूसरी लाइफ के लिए उसको यूज़ करते हो, तो एक एथिकल इशू है ये। फिर ये अभी न्यू है तो इट इज़ स्टिल न्यू, फिर ये इट इज़ वेरी कॉस्टली। फिर ये आप पढ़ लो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ये वाला। The Union Health Ministry in 2019 has notified that stem cell derived products are to be used in new drugs। फिर इसका कौन स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर कंक्लूजन, द फोर्थ कमिंग रीजनरेटिव मेडिसिन एप्लीकेशन एनकम्पास अनपैरेलल्ड पेशेंट स्पेसिफिक, ठीक है, डायग्नोसिस एल्गोरिथम्स एंड रिकंस्ट्रक्टेड ट्रीटमेंट्स फॉर अ रेंज ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटीज। मेरे ख्याल से सब भी जितने भी डिजीज हैं सब इसके थ्रू हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है। Personalized regenerative medicine products and service promise considerable human health benefits, increased quality of life and improved patient care। इसलिए evolutionary टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में क्या पता पूरे पूरे इंसान ही मतलब कि 200-200 साल 300-300 साल जिए या उससे भी ज्यादा जिए, क्योंकि आप कोई भी सेल को रिप्लेस कोई भी ऑर्गन को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको हम रिलीजियस एंगल में नहीं लेके जाते हैं, बट ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, डे 17 का क्वेश्चनर के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे अब। So question number one, what are marine heat waves and what are its impact and implications on ecosystem structure and biodiversity of the ocean। तो आपको इसमें क्या क्या बताना है कि मरीन हीट वेव्स क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ओशंस पे, ठीक है। सिमिलर टू द हीट वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, मरीन हीट वेव्स अकर्स व्हेन टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली वार्म, ठीक है, और एटलीस्ट 5 days के लिए होने चाहिए। और एज पर आईपीसीसी रिपोर्ट, marine heat waves has become twice more frequent in the past 4 decades and are having a significant impact on the marine ecosystem। अब बॉडी सीधे आंसर पे आओ। कॉजेज ऑफ मरीन हीट वेव्स, ओशन करंट्स, आपको पता है वार्म ओशन करंट होते हैं, वार्म एयर, अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वार्म एयर हो रही है उसके और साथ साथ में जो बाकी जो हॉट एयर वेव्स जैसे लू, फिर सिरोको, ये सब मरीन हीट वेव को असेंचुएट करती हैं, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी सर्वे टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर एलिनो ला नीना एंड अदर क्लाइमेट मॉडल, इससे भी पता चलता है कि मरीन हीट वेव्स कैसे असेंचुएट हो रही हैं। अच्छा, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले चेंजिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, जो मरीन हीट वेव्स हैं इट सपोर्ट सर्टेन स्पीशीज एंड स्पेसिस अदर। ऑब्वियसली जो हीट के रिलेटेड टॉलरेंट होंगे उनको ये सपोर्ट करेगी, और इसलिए ये ट्रॉपिकल नेचर वालों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी क्योंकि वो ज़्यादा हीट के पास रहते हैं, और जो ट्रॉपिकल नेचर के नहीं है जैसे टेम्परेट वाले हैं उनको ये रिजेक्ट करेगी, ठीक है। ऑल्सो इन द पैसिफिक ओशन देयर हैज बीन ग्रोथ ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गे, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को ये चेंज कर रहा है, ठीक है। इट कैन इंट्रोड्यूस इन्वेसिव स्पीसी इन्वेसिव एनिमल्स जो कि जनरली हीट टॉलरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल स्पाइनी सी अर्चिन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज बीन मूविंग साउथवर्ड इनटू तस्मेनिया एट द एक्सपेंस ऑफ kelp forest which it feeds upon, ठीक है, नीचे जा रहा है। इकोसिस्टम vulnerabilities have increased, marine ecosystem beyond a certain coping range won't be able to survive, ठीक है। फिर इट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसके एग्जांपल है 2016 में मरीन हीट वेव इन ऑस्ट्रेलिया कॉज सिवियर ब्लीचिंग ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। फिर मरीन प्रोडक्टिविटी हैज रिड्यूस्ड, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के रिलेटिव 25 टेम्परेचर हम मानते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ओशन का भी उसके हिसाब से ही होता है, अगर किसी भी एनिमल का उसके अलग होगा तो वो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। और फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
Example: outbreaks of Pacific oyster mortality syndrome affected the Pacific oyster aquaculture industry and tension between द यूएस एंड कनाडा। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ गया, ठीक है। कंक्लूजन: एज पर आईपीसीसी रिपोर्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 84 to 90% ऑफ द मरीन हीट वेव्स इन द लास्ट डिकेड, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमने बेटर प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर कंडीशन में, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके हमारे वनरेबल मैरीन रिसोर्सेज एंड हैबिटेट्स। तो ये आपका कंक्लूजन है, एक अच्छा कंक्लूजन कि आप एक आपदा में फंसे और उसको कैसे आप बेटर अडेप्ट कर सकते हो और उसको एफिशिएंटली आप रिएक्ट कर सकते हो, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। Why are hydropower projects in the Himalayas risky? ठीक है। Do you think hydropower projects are as clean and green as it claim to be? तो सीधे से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय रिस्की क्यों है और ये इतने क्लीन एंड ग्रीन है जितने ये क्लेम करते हैं, क्यों? ठीक है। तो हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द पावर ऑफ मूविंग वाटर, ठीक है। इसकी पोटेंशियल कितनी है? और हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय रिस्की। एग्जाम्पल दे दो आप साथ में। द रिसेंट ऋषि गंगा ट्रेजेडी, द डिजास्टर्स ऑफ 2012 और 2013 केदारनाथ shows that hydropower projects come with huge hidden costs। बॉडी ये रिस्की क्यों है? क्योंकि हिमालय जो है ना हाई सेस्मिक जोन में, ठीक है, 4 और 5 में। नेपाल अर्थक्वेक एक इसकी एग्जांपल है। हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है इस साइड हमारे नॉर्थ में। फेलियर ऑफ डैम्स, फॉर एग्जांपल कोसी ब्रीच ऑफ 2008 कॉज द डेथ ऑफ ओवर 400 पीपल। फिर अगर ये बनेंगे तो रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड हो गई, क्योंकि रूट पानी की पोरोसिटी बढ़ जाती है, पानी ज़्यादा इजिली जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे, रूट्स वगैरह कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसके कारण फिर डैम इंड्यूस अर्थक्वेक्स भी होते हैं। Therefore, Maharaj K. Pandit, a Himalayan ecologist, has suggested that the Upper Himalaya should be converted into nature reserve by an international agreement। यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए। Huge amounts of debris and silt in the river, thereby increasing the river volume and devastation downstream। तो इससे ये sedimentation बढ़ती है डैम से, आपको पता ही है, ठीक है। The flash floods in these Himalaya valleys also carry a massive quantity of debris, ठीक है, जब लोग नीचे गिरते हैं। This prompted the Ravi Chopra committee to recommend not to build any projects beyond 2200 meters or north of the main central thrust major geological fault। अब ये ज्योग्राफी में आपको बताया था हमने अपने क्रैश कोर्स में, जिसको नहीं पता प्लीज विजिट दो क्लासेस एंड लर्न फ्रॉम इट। फिर माउंटेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन सच एरियाज इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैम बर्स्ट एंड आल्सो इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। फिर चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न विद क्लाइमेट चेंज, अभी बताया आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पैटर्न पैटर्न चेंज हो रहा है। कहीं बड़ी ज़्यादा रेन होती है, कभी बहुत कम होती है, कभी इंटेंसिव होती है, कभी मतलब कि बड़ी ज़्यादा चेंजिंग हो रही है, जिसके कारण फ्लड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। द इरेटिक वेदर लिमिट्स हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नॉट एज ग्रीन एंड क्लीन एज इज क्लेम टू बी। ग्रीन क्यों नहीं है? माउंटेन इकोलॉजी पे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट डालता है, कई सारे फॉरेस्ट को सबमर्ज कर देता है। हाइड्रोलॉजिक इम्पैक्ट, ड्राइंग हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज भी। मक डंपिंग along river leading to increasing siltation in forests and pastures। फिर हिमालय रीजन वेरी रिच इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, तो उसको उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हिडन कॉस्ट क्या क्या इनके? हिडन कॉस्ट जनरली हम लोकल कम्युनिटी और इन्वायरमेंट को ही पे करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ग्रीन गैस हाउसेज एमिटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, द इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सबमर्जेंस ऑफ लार्ज एरिया, ये सब। एक टेरी डैम करके था, उसमें 40 साल से ज्यादा हो गया टाइम अभी तक उनको डिस्प्लेस जो हुए थे, 40 नहीं मेरे ख्याल 60 साल हो गए जो डिस्प्लेस होते हैं उनको आज तक उनको मतलब कि कई सालों को लैंड नहीं मिला जहाँ पे उनको सेटल करना है। प्रोजेक्ट डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट, फ्लो ऑफ रिवर्स are often inadequate or biased in favor of hydropower producers। अच्छा, अब रिस्क ऑफ जियोलॉजिकल एंड सेस्मिक वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑफन ग्लॉस्ड ओवर। फिर डैम्स इन द हिमालयन एग्रेवेट द रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग डिजास्टर, ठीक है। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एफिडेविट in 2014 the Supreme Court admitted that hydroelectric project did aggravate the 2013 flood in केदारनाथ। तो ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब नेगेटिव इम्पैक्ट का तो लोकल कम्युनिटी एंड देयर लाइवलीहुड पे। सोशल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मैं बताया टेरी डैम उत्तराखंड में। फिर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नॉइस पोल्यूशन होता है, ये जेएंडके में स्टडी हुई थी। फिर डिटोरेटेड वाटर क्वालिटी, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है इससे, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क, Emil Huber, a political ecologist, says that dams in the mountainous regions that are exposed to earthquakes, flood, extreme rainfall, avalanche, and landslide are risk-laden artifacts। तो ये याद रखना ना। लाइवलीहुड रिस्क भी होते हैं इसके कारण, ठीक है, जो कि कोई फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब कि डिपेंडेंट ही होते हैं हर जगह हर चीज फॉरेस्ट माउंटेनियस एरियाज में, तो उनके लाइवलीहुड
इम्पैक्ट होएगा, ठीक है। फिर हम ये क्लास में थोड़ा बैलेंस करने के लिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इतने भी खराब नहीं है जैसे कि कोल वगैरह से, वो थोड़े बेटर हैं, इसलिए हमें उसको बेटर अडेप्ट करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं हम? लार्ज स्मार्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसे मिनिमाइज इम्पैक्ट हो ह्यूमन लाइफ में, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल में। फिर छोटे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, ठीक है, सब्सिडीज दे सकते हैं जो ग्रीन उसका कंपोनेंट ज्यादा करें। फिर कंक्लूजन कर देंगे, दस देयर इज नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और ऑडिट ऑफ द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट डैम सेफ्टी सेल दैट विल हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो एक आप एग्जांपल देख सकते हो रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, उसमें बेनिफिट शेयरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। Last question. What are biodiversity hotspots? How does threat to wildlife vary across regions in India? Discuss with examples. तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है हर जगह की जो वाइल्ड लाइफ थ्रेट है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ये इसके में दो मेन क्राइटेरिया, वो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स एंड कंटेन्स 4 ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो डाटा क्या क्या। Although the country covers just 2.4% of the world's landmass, it contains 7 to 8% of the world's biodiversity. इस लाइन को याद कर लो, बायोडाइवर्सिटी वाले किसी भी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो इसको। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड बाय ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए और दूसरा थ्रेटेंड होनी चाहिए। कितनी? इसको कॉइन किसने किया था? नॉर्मन मायर्स में, ठीक है। तो वो दो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कौन से? A region must contain at least 0.5% or 1500 species of vascular plants endemics. Endemics जो एक जगह मिलते हैं। A region must have lost at least 75% of its primary vegetation. ये दो रीजन है जिससे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है, इसको याद करना है। इंडिया हैज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता है फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, सुंडालैंड, ये हमारा अंडमान निकोबार वाला पार्ट, और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज आपको ये सारा देख लेना इसमें कितने हैं। तो थ्रेट क्या क्या है इसकी? इंडो बर्मा रीजन में आपको पता है वुड लॉग, वुड वगैरह बड़ा काटते हैं, तो लॉगिंग, माइनिंग, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लॉस ऑफ फीडिंग हैबिटेट, कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव्स इनटू एक्वाकल्ट, फिर वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग, ये सब कॉमन ही है कि हर जगह पे ऑलमोस्ट एक दो ही चेंज होएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में भी सेम, लॉस ऑफ हैबिटेट, फॉरेस्ट फायर्स। सुंडालैंड में क्या क्या? वही वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पैट ट्रेड, डिफॉरेस्टेशन, ये आपकी सब में एक कॉमन ही ऑलमोस्ट, ठीक है। सुंदरबंस में सिल्टेशन, ठीक है, ये इसमें सुंदरबन का जो यूनिक फीचर है। कोरल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या है कि ज्वेलरी मेकिंग होती है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका, ठीक है। रिवर इकोसिस्टम है, सिल्टेशन डैम्स, ये सब चीजें हैं। फिर ज्यादा मछलियां या फिर वो मारते हैं, पोल्यूशन हो रहा है उनमें। वे हेड क्या है? ये देख लो। The government of India can ensure that the existing acts for wildlife protection and conservation of biodiversity are strictly followed, ठीक है। एक्ट कौन कौन से? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, स्कीम ऑफ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर हमारे से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ग्रेडियंट बस्टर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो इसमें तीन मेन क्राइटेरिया थे। उसमें एक ये भी था कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को वापस लाना है, ठीक है। अ, वापस उनकी ग्रोथ करनी, उनके नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो जो लिविंग है, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली डिमार्केट करने चाहिए सबके हैबिटेट्स। तो जितने भी उनके हमने पॉइंट्स बताए हैं कि जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी, उनको ही काउंटर प्रोडक्ट पॉइंट्स लेके आप उनको कर सकते हो कि कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लोगों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एक एग्जांपल है डिक्लोफेनाक ड्रग, जिसके कारण वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी, क्योंकि डिक्लोफेनाक ड्रग के कारण उनके जो एग्स के शायद से बूढ़े थिन साइज के थे, इसके कारण वो पैदा नहीं हो पाते थे उनके वल्चर्स, उसके वल्चर का साइज बहुत कम हो गया था, ठीक है। फिर ये पेन किलर भी होता है डिक्लोफेनाक ड्रग। कंक्लूजन, द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जितने भी इसके कॉजेज है मेनली मैन मेड है, ठीक है, ट्रेड, पोचिंग वगैरह। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? दिस कैन बी कंट्रोल बाय इम्प्लीमेंटिंग stringent policies and regulations, demarcating natural wildlife habitats, and financing decision conservation initiatives. So, thank you.